हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में 1885 से लेकर 1892 तक 1885 से 1892 तक पहले लेक्चर में कवर कर चुका था। और मैंने आपको बताया कि मैं ये पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट टोटल 3 पार्ट्स में कवर करूंगा, 3 अलग-अलग वीडियो में। सो आज हम लोग का होगा 1893 से, और मेरा कोशिश रहेगा कि मैं 1915 तक कवर करूँ आज इस वीडियो में। देखते हैं। और ये इसलिए मैं इसे 3 पार्ट में कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही हम लोग किसी एक ईयर की बात करते हैं, तो उसमें जितने भी कांग्रेस सेशन हुए हैं या जितने भी एक्ट्स एंड बिल पास हुए, सबको हम लोग देखते चलते हैं। सारे मूवमेंट, जितने भी लीग के फॉर्मेशन हुए हैं, गांधी जी से रिलेटेड सब कुछ, जो भी उस पर्टिकुलर ईयर के गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे, उन सबको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो इसलिए इसे मैं 3 पार्ट में बनाया हूँ, ताकि कुछ छूटे नहीं, कुछ मिस आउट ना हो। एट द सेम टाइम जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो, वो सबको हम लोग कवर करते चलेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो आज का हमारा फर्स्ट है 1893। सो 1893 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कोई भी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम लोग उसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को डिस्कस करेंगे। तो 1893 में सबसे सब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुआ था कि कांग्रेस का 9th सेशन हुआ था। 9th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 9th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ था? 1893 में हुआ था। और जब भी हम लोग किसी सेशन की बात करेंगे, तो उसके वेन्यू की बात करना जरूरी है, कि वेन्यू की बात करना जरूरी है। अब आप ध्यान देंगे कि ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। हम लोग 1893 पढ़ रहे हैं, तो इस सेशन को क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस सेशन को जो व्यक्ति प्रिजाइड किया था, उस व्यक्ति की वजह से। तो 1893 के कांग्रेस सेशन जो लाहौर में प्रिजाइड हुआ था, उनके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी। अब ये क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये सेशन? ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दादा भाई नेहरू जी 1892 तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी भी सेशन को दूसरी बार चेयर कर रहा हो। और दादा भाई नेहरू जी पहले ऐसे व्यक्ति बने जो किसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को दूसरी बार चेयर कर रहे हो, क्योंकि पहली बार उन्होंने 1886 कलकत्ता में चेयर किया, दूसरी बार वो 1893 लाहौर में कर रहे थे। एक चीज ध्यान देंगे, दादा भाई नेहरू जी वही व्यक्ति हैं जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। दादा भाई नेहरू जी टोटली 3 बार अपने लाइफ में कांग्रेस सेशन को चेयर किए हैं। सबसे पहली बार 1886 कलकत्ता, दूसरी बार 1893 लाहौर, राइट, और तीसरी बार उन्होंने 1906, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगेन कलकत्ता में किए थे। 1906 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बट फिलहाल ये क्यों 9th सेशन का जिक्र आ जाता है 1893 में, ये जो लाहौर में हुआ था, क्योंकि ये वाहिद पहले इंसान बने थे जिन्हें दोबारा मौका मिला था इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने का। सो 1892 तक ऐसा कुछ नहीं था, राइट। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड 1893 में इस पर्टिकुलर ईयर में इतना ही रिलेवेंसी था। आई होप इट इज क्लियर। इस ईयर में एक और चीज ये हुआ था, आप नाम सुने होंगे श्री अरविंद घोष। अरविंद घोष का आप नाम जरूर सुने होंगे, औरोबिंदो घोष। अरविंदो घोष 1893 में ही एक सीरीज ऑफ आर्टिकल लिखते हैं, कोई किताब नहीं था, एक वो चेन ऑफ आर्टिकल्स लिख रहे थे, एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिख रहे थे, जिसका नाम था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। और वो पब्लिश कब हुआ था? 1893 में। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, नॉट ऑफ ओल्ड, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। न्यू लॉन्च फॉर ओल्ड क्या था? ये था सीरीज ऑफ आर्टिकल्स, ये था एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स। वो एक आर्टिकल मैं आपको बता दूं कि श्री अरविंदो घोष जो थे वो आर्टिकल्स लिखते थे, लेकिन उस आर्टिकल्स में एक कंटिन्यूटी होती थी। उस आर्टिकल्स में क्या होती थी? एक कंटिन्यूटी होती थी, वो एक सीरीज होता था, वो एक चेन होता था। और वो सब जाके कंपाइल हुआ, और वो सीरीज ऑफ आर्टिकल जब पब्लिश हुआ, तो उसका नाम था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। और वो पब्लिश कब हुआ? तो इन द सेम वेरी ईयर 1893 में। सो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? तो उसके अलावा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अक्सर सुनते होंगे रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, डुरंड लाइन। तो सिमिलरली ये एक नाम है जिसका नाम है डुरंड लाइन। ऑल राइट, उससे पहले डुरंड लाइन है क्या? डुरंड लाइन आपको एक करंट ज्योग्राफिकल परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊं, तो डुरंड लाइन इज नथिंग बट बॉर्डर बिटवीन करेंटली जो अफगानिस्तान है, वो अफगानिस्तान एंड इंडिया, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है, उसको हम लोग डुरंड लाइन बोलते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ 1893? 1893 का जब मैं जिक्र कर रहा हूं, तो डुरंड लाइन का जिक्र क्यों कर रहा हूं?
मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ विथ एग्जैक्ट डेट। तो 12 नवंबर 1893, 12 नवंबर 1893 को ये जो डूरंड लाइन की जो हम बात कर रहे हैं, जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, ये 12 नवंबर 1893 को ही एक एग्रीमेंट साइन हुआ था काबुल में। क्या हुआ था? ऑन 12 नवंबर 1893 एन एग्रीमेंट वाज साइंड, एन एग्रीमेंट वाज साइंड। कहाँ साइन हुआ था? कहाँ साइन हुआ था? काबुल में। काबुल कहाँ है अभी करेंटली? काबुल कहाँ है करेंटली? करेंटली अभी काबुल है अफगानिस्तान में। 12 नवंबर 1893 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ था काबुल में, और वो एग्रीमेंट था डूरंड लाइन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वाज डूरंड लाइन एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट का काम क्या था? वो एग्रीमेंट का काम यही था कि उस टाइम के जो ब्रिटिश इंडिया थे, अभी तो सिर्फ इंडिया है, वी आर इंडिपेंडेंट इंडिया, हम लोग आजाद भारत में रहते हैं, बट उस टाइम के जो ब्रिटिश इंडिया थे 1893 में, और जो अफगानिस्तान थे, उसके फ्रंटियर को डिलिनिएट करना, मतलब बेसिकली बॉर्डर बनाना। तो उस एग्रीमेंट का काम ही ये था। कौन सा एग्रीमेंट? डूरंड लाइन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का पूरा नाम था डूरंड लाइन एग्रीमेंट। डूरंड लाइन एग्रीमेंट साइन हुआ था, कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। और कब हुआ था? तो टू बी वेरी प्रिसाइज द डेट इज 12 नवंबर 1893। डूरंड लाइन है क्या? तो बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया। 1893 में इंडियन कांग्रेस से रिलेटेड क्या हुआ था? ये 9th सेशन था। कहाँ हुआ था? 9th सेशन का वेन्यू कहाँ था? लाहौर था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये दादा भाई नौरोजी की वजह से इंपॉर्टेंट है। क्यों दादा भाई नौरोजी की वजह से इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दादा भाई नौरोजी से दूसरी बार इस कांग्रेस सेशन को चेयर कर रहे थे। ये पहले वाहिद ऐसे व्यक्ति बने जो दूसरी बार चेयर कर रहे थे। पहली बार 1886 में कलकत्ता में, दूसरी बार 1893 में लाहौर में, तीसरी बार 1906 में कलकत्ता में। ये जब मैं आपको 1906 के बारे में बताऊंगा तो और भी डिटेल में बताऊंगा उस सेशन में और क्या क्या चीज हुआ। अरविंद घोष अगेन द वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये एक आर्टिकल का सीरीज लिखते हैं जिसका नाम होता है न्यू लैम्प्स फॉर इंडिया। वो भी पब्लिश 1893 में ही होता है, राइट। अब हम लोग 1896 देखेंगे, क्योंकि बीच में जो अपना 1894 है, 1895 है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। 1896 में भी कुछ नहीं है, ये कांग्रेस सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बात की, क्योंकि उसके अलावा इसमें इस पर्टिकुलर ईयर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ था इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजी। सो कांग्रेस सेशन का ये 12th सेशन था, 12th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, अब ये 12th सेशन था कांग्रेस में, तो जाहिर सा बात है इसका वेन्यू डिस्कस करना जरूरी है। तो ये हुआ कहाँ था? कलकत्ता में। और किसी भी कांग्रेस सेशन की बात करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको चेयर कौन किया, उनके प्रेसिडेंशियलशिप के अंदर वो चीज हुआ था, उन्हें प्रिजाइड कौन किया था? तो उन्हें प्रिजाइड करने वाला का नाम था रहमतुल्लाह महमूद सयानी। रहमतुल्लाह रहमतुल एक जस्ट अ मिनट, आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा। इट इज रहीमतुल्लाह, रहमतुल्लाह महमूद सयानी। अब आप एक चीज ध्यान देंगे, आपको अक्सर एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के किस सेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया था, कांग्रेस के किस सेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया था, कांग्रेस के किस सेशन में पहली बार स्वराज पास हुआ था। ये सब तमाम तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या इस तरीके से कि कांग्रेस के किस सेशन में जब वंदे मातरम पास किया गया था तो उसको प्रिजाइड कौन कर रहे थे, ये सब चीज। तो 1896 का जो 12th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार वंदे मातरम वाज संघ, वंदे मातरम वाज संघ, वंदे मातरम वाज संघ फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज करता है फर्स्ट, कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? हु रोट वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ठीक है भैया, वंदे मातरम जो पहली बार गाया गया था 1896 के कांग्रेस सेशन में, इन्हें गाया कौन था? इट वाज सैंग बाय हूम? लोग समझते हैं कि भैया लिखे तो थे बंकिम चंद्र चटर्जी, तो हो सकता है गाए भी वही होंगे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बंकिम चंद्र चटर्जी इस कांग्रेस सेशन में प्रेजेंट भी नहीं थे। तो गाया कौन था? तो गाए थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर सैंग। अब आप देखिए कि ये कितना कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को अक्सर जन गण मन, अमार सोनार बंगला, इन सब गानों के लिए जाया जाता है। आप बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम सुनेंगे, वंदे मातरम मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी आपके दिमाग में आएगा। लेकिन जब वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, जब पहली बार गाया गया था उस कांग्रेस सेशन 1896 में, रहमतुल्लाह महमूद सयानी के प्रेजेंस में, कलकत्ता में जब वो सेशन हुआ था, तब बंकिम चंद्र चटर्जी उस सेशन में प्रेजेंट भी नहीं थे। उन्हें गाने वाले जो पहली बार गाए थे उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। ऑल राइट। सो 1896 में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये 12th सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। हुआ कहाँ था? कलकत्ता में। प्रेसिडेंट कौन थे? रहमतुल्लाह महमूद सयानी।
ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम पहली बार वहां गाया गया था और गाने वाले कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। लिखने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, नॉट बंकिम चंद्र चटर्जी। इस नाम से को आप ध्यान रखेंगे। राइट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बंकिम चंद्र चटर्जी ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। सो बंकिम चंद्र चटर्जी wrote it। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। he did not sing it। कब? ये बाद में गाए होंगे बट उस पहले सेशन में 1896 के पहले सेशन में इन्होंने नहीं गाया था। राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं 1897 में। सो 1897 इंपॉर्टेंट है एक चीजों के लिए, ये अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस सेशन का रेलेवेंस नहीं है 1897 में, सो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, टोटली इररिलेवेंट है। 1897 जैसे ही आपके दिमाग में आए, एक कमीशन का नाम आना चाहिए, जिस कमीशन का नाम है वेल्बी कमीशन। वेल्बी कमीशन। अब ये वेल्बी कमीशन है क्या? अब ये ध्यान दें कि उस जमाने में, ब्रिटिश के जमाने में, जब भी कोई कमीशन बनता था या कोई कमेटी बनता था, तो वो लोग अक्सर अपने नाम पे वो कमेटी रख लेते थे। तो लॉर्ड वेल्बी करके एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने ने ये कमीशन बनाया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये कमीशन बना कब था। तो दिस कमीशन वाज मेड इन 1895। अब आप सोचेंगे कि 1897 में क्या हुआ फिर, तो सब मैं आपको बताऊंगा, बट उसका थोड़ा एक बैकड्रॉप, एक पृष्ठभूमि दे दे रहा हूँ वेल्बी कमीशन के बारे में। सो वेल्बी कमीशन जो है वो ना 1895 में बना था। कौन बनाया था? एस्टेब्लिश हुआ था 1895 में, ऑलराइट, लेकिन बनाया कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। पर्पस क्या था? कोई भी कमीशन बनता है तो उस कमीशन का एक पर्पस होता है, उस कमीशन का एक पर्पस होता है कि किस पर्पस के लिए उस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया है। तो वेल्बी कमीशन जब 1895 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया, उस कमीशन का पर्पस था इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। किस चीज को जांच करना? तो एक कीवर्ड है वेस्ट एक्सपेंडिचर। सो टू इन्वेस्टिगेट सो टू इन्वेस्टिगेट वेस्ट एक्सपेंडिचर, वेस्ट एक्सपेंडिचर इन इंडिया। अब मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं तो होता क्या था कि जब उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स को भेजती थी ट्रेडिंग के लिए, यहाँ पे उन्हें एक अपॉइंटमेंटशिप देके भेजती थी, तो वो फिजूल खर्चे करते थे। मतलब इतने फिजूल खर्चे करते थे कि कंपनी परेशान हो जाती थी कि भैया तुम इतने खर्चे कर रहे हो, मे बी हम लोग कहीं कहीं लॉस में ना चले जाएं। तो उनको इस चीज का शक हुआ, तो उन्होंने लॉर्ड वेल्बी के अंतर्गत एक कमीशन का फॉर्मेशन किया और बोला कि भैया तुम जांच करके हमें बताओ, तो यू जस्ट गो एंड इन्वेस्टिगेट कि इंडिया में कितना वेस्ट एक्सपेंडिचर है, कि हमारे कितने फिजूल खर्चे हो रहे हैं, तुम ये चीज करके हमें बताओ। ये 1895 में इस चीज को एस्टैब्लिश किया गया। और क्यों एस्टैब्लिश किया गया? कि तुमको इन्वेस्टिगेट करना है, तुम्हें जांच कर बताना है कि कितना वेस्ट एक्सपेंडिचर हो रहा है। किनके द्वारा वेस्ट एक्सपेंडिचर हो रहा है? तो हमारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हो, जो हम लोग भेजते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, उनके द्वारा। ऑल राइट। लेकिन 1897 में इसका क्या जिक्र है? 1897 में आप दो नाम याद रखेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दो नाम। 1897 के जब भी हम बात करेंगे वेल्बी कमीशन में, तो आपको दो नाम याद रखना है। पहला नाम आप रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा नाम है दिनसा वाचा। दूसरा नाम है दिनसा वाचा। सो गोपाल कृष्ण गोखले एंड दिनसा वाचा, इन लोगों ने क्या किया कि ये लोग वेबली कमीशन के सामने 1897 में गए, लेकिन इनको एक एक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि गोपाल कृष्ण गोखले एंड दिनसा वाचा को 1897 में डिपोज कर दिया गया। अब ये डिपोज है क्या? डिपोज का मीनिंग होता है फोर्सिबली किसी को ऑफिस से अगर हटा दिया जाए, कोई पद से अगर फोर्सिबली रिमूव कर दिया जाए, तो इसको ये डिपोज में इसलिए लिखा क्योंकि हिस्टोरिकल टर्म है। आपको अमूमन जितने भी स्टैंडर्ड हिस्ट्री के बुक है, इस यही टर्म मिलेगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले एंड दिनसा वाचा को डिपोज कर दिया गया। डिपोज क्या है? फोर्सिबली रिमूव कर दिया गया। कब रिमूव किया गया? 1897 में। अब कब रिमूव किया गया आपको पता है? व्हाट वाज द रीजन टू रिमूव? इसलिए 1897 इंपॉर्टेंट। क्यों रिमूव किया गया? गोपाल कृष्ण गोखले एंड दिनसा वाचा को क्यों रिमूव किया गया वेल्बी कमीशन के द्वारा 1897 में? क्योंकि ताकि ताकि वो एक एविडेंस दे सके इंडियन एक्सपेंस के अगेंस्ट। क्यों रिमूव किया गया? ताकि वो इंडियन एक्सपेंस के अगेंस्ट एविडेंस दे सके। सो दिनसा वाचा एंड गोपाल कृष्ण गोखले वर डिपोज्ड बिफोर द वेल्बी कमीशन इन 1897। व्हाई? टू गिव एविडेंस रिगार्डिंग इंडियन एक्सपेंसेस। क्यों? सो टू गिव एविडेंस रिगार्डिंग इंडियन एक्सपेंसेस। सो ये जितने भी फिजूल के खर्चे हो रहे थे भारत में, उनके अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस, उनके अगेंस्ट जो एविडेंस थे,
वो गोपाल कृष्ण गोखले और दिनसा वाचा को एविडेंस प्रेजेंट करना था, उसी की वजह से उनको डिपोज कर दिया गया, उनको रिमूव कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनको तो बचना था, तो जो उनको बचना था बेल्वी कमीशन से, तो जब पता चला कि गोपाल कृष्ण गोखले और दिनसा वाचा के पास पूरा एविडेंस है, किनके किसके रिगार्डिंग एविडेंस है, इंडियन एक्सपेंस के अगेंस्ट, तो भैया इनको डिपोज कर दिया गया। इसलिए 1897 इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अक्सर पूछा जाएगा कि वेल्बी कमीशन जो 1895 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा गठित किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए वेस्ट एक्सपेंडिचर को, उसमें दो लोगों को डिपोज किया गया था। वो कौन कौन से दो लोग थे, कब किया गया था? तो दिनसा वाचा एंड गोपाल कृष्ण गोखले वर डिपोज्ड इन द ईयर 1897, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगेन 1897 के बाद 1898 एंड 99 एंड 1900, अगेन नॉट अ गुड ईयर टू रिमेंबर बिकॉज वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली इररेलेवेंट। सो 1901 पे चलते हैं। 1901 सिर्फ एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? गांधी जी से रिलेटेड। हम लोग जब भी गांधी जी का जिक्र करते हैं हम लोग ध्यान रखते हैं कि 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए और 1915 में वापस आए, और टू बी वेरी प्रिसाइज 1915 में आए थे 9 जनवरी, जिस दिन हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, या इंग्लिश में एनआरआई डे, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे भी मनाते हैं, 9 जनवरी 1915 को। सो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी पहली बार भारत आए थे, ये कहा जाता है। लेकिन 9 जनवरी 1915 को पहली बार आए, उसके बाद फुल फ्लेजेड वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लेने लगे। लेकिन 1901 में गांधी जी भारत आए थे, गांधी जी भारत आए थे, लेकिन उनका मकसद कुछ और था, उनका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। इसलिए कई बार आपको एग्जाम में जब पूछा जाए तो गांधी जी भारत कब आए थे, बीच में, मतलब जब चले गए थे उसके बाद बीच में, तो ये आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को ठीक से समझना पड़ेगा। ऐसा कह रहा है कि जब फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने कब आए थे, तब 1915 में, लेकिन आए कब थे बीच में, तो पहली बार 1901 में, लेकिन कॉन्टेक्स्ट उनका मकसद कुछ और था। तो 1901 में इसका रिलेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से। तो आपको ध्यान होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है 1901 में कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में 1901 का जो सेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था। तो उस वक्त क्या था कि आपको अगर अपनी कोई बात पहुंचानी है कोई बड़े प्लेटफॉर्म के जरिए, मतलब आपको ऐसे जगह पे बात पहुंचानी है, ऐसे मंच से कि अगर आप बोले तो आपको करोड़ों में लोग सुने। उस टाइम प्री इंडिपेंडेंस इरा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से बड़ा कुछ नहीं होता था, कि अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी सेशन में अटेंड करके आप कोई बात बोल दिए तो पूरी दुनिया तक वो बात पहुंच जानी है, राइट। सो गांधी जी ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, और 1901 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कलकत्ता में हुआ, वहां पे एज ए गेस्ट वो आए, और लेकिन उनका मकसद क्या था? वो आए, लेकिन उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि वो आए और कांग्रेस से सपोर्ट सीख किए। केम टू सीक सपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस, फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस से आप साउथ अफ्रीका से किस बात का सपोर्ट लेने आ गए? क्या ऐसा मुद्दा था कि सपोर्ट लेने आप आ गए? तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो वहां के जो लोग थे, वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एट इट्स पीक था। तो जो इंडियंस वहां पे जाते थे, या जो नेटिव लोग होते थे, जो ब्लैक पीपल होते थे, उनके साथ बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, और या बहुत तरह का अन्य तरह का एक्सप्लॉइटेशन भी होता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या अन्य तरह का एक्सप्लॉइटेशन भी होता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड जितना भी तरह का एक्सप्लॉइटेशन आप सोच सकते हो वो सब होता था। तो गांधी जी का मुद्दा ये था कि भैया जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में अपने इंडियंस लोगों के साथ हो रहा है, या जितने भी तरह के एक्सप्लॉइटेशन वहां हो रहा है, इस उस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट वहां पे वो नेटल कांग्रेस वगैरह बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कर चुके थे। तो वो सपोर्ट मांगने आए थे। किनसे सपोर्ट मांगने आए थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से सपोर्ट मांगने आए थे। किनके लिए मांगने आए थे? तो वहां जो डाउन ट्रोडन कम्युनिटी थी उनके लिए, वहां जो दबे कुचले समाज के लोग थे, जिन्हें रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। रेशियली डिस्क्रिमिनेट मतलब रंग के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ रेस जिन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, उनके लिए सपोर्ट मांगने आए थे, राइट। सो 1901 कुछ नहीं है, 1901 ये है कि गांधी जी फर्स्ट टाइम इंडिया आए। कहाँ आए? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के डायरेक्ट सेशन में आए थे जो कलकत्ता में हुआ था। सपोर्ट मांगने आए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। क्यों? क्योंकि वहां साउथ अफ्रीका में जिन लोगों के साथ रेशियली डिस्क्रिमिनेशन होता था और एक्सप्लॉइटेशन होता था, उसके अगेंस्ट सपोर्ट मांगने आए थे, राइट। सो 1901 में यही एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 1902 को देख लेते हैं। सो 1902 बेसिकली दो कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक लाइन में समराइज कर दूं, 1902 दो कमीशन बना था उसके लिए इंपॉर्टेंट। सो पहला कमीशन था कि पुलिस कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन। 1902 जो है
आपका अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन। अब ये क्या है नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। सो पुलिस कमीशन का गठन 1909 में हुआ था। और एक और कमीशन का गठन हुआ था जिनसे हम लोग इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बोलते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। अब मैं आपको बताया कि ब्रिटिशर्स क्या होते थे ना, कि जब भी कोई भी कमीशन कमेटी बनाते थे, उसको जो लीड करता था उसके नाम पे वो एक और उसके नाम पे कमीशन रख लेते। जैसे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन इसका नाम था, लेकिन इसका दूसरा नाम ये भी था, इसका दूसरा नाम था रैली कमीशन, क्योंकि थॉमस, एक मिनट, रैली, रैली कमीशन, इसका प्रोनाउंसिएशन रैली है, रेलिगे नहीं है, कि इनका नाम, क्योंकि इनका नाम थॉमस रैली था। सो जीएच इज साइलेंट। सो रैली कमीशन या इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन हुआ 1902 में। पुलिस कमीशन का गठन, जो भी कमीशन का गठन होगा तो आप एक ध्यान रखेंगे, जैसे लॉर्ड कर्जन जो थे, भारत के उस समय वायसराय थे, तो इनका टेन्योर था 1899 से 1905 तक। तो ये इस 6 साल में सबको बहुत परेशान कर दिए थे। जैसे तमाम तरह के कमीशन बनाना, ये स्प्लिट, वो स्प्लिट, ये डिवीजन, वो डिवीजन, तमाम तरह की चीज करते थे। तो लॉर्ड कर्जन के देखरेख में ये दोनों कमीशन बना था। लेकिन ये दोनों कमीशन बना था तो इनको हेड कौन किया था, इनको लीड कौन किया था? पुलिस कमीशन की बात कर ले तो पुलिस कमीशन को लीड करने वाले थे, इनका नाम था एंड्रू फ्रेजर। ये नाम सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अब ये पुलिस कमीशन था क्या, इनका रोल क्या था, ये सब दूसरा टॉपिक है, इस पे कभी और डिस्कस करेंगे। बट अभी क्रोनोलॉजी वाइज सिंस हम लोग देख रहे हैं तो उसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ रहे हैं। टॉपिक वाइज जब डिस्कस करेंगे तब और देखेंगे। सो पुलिस कमीशन वाज लेड बाय एंड्रू फ्रेजर एंड इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, या इसको रैली कमीशन भी बोलते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जिसको रैली कमीशन भी बोलते हैं। सो दिस वाज लेड बाय थॉमस रैली, जो अपने नाम पे खुद ये कमीशन का नाम रखी है, थॉमस रैली। थॉमस रैली वही थे जो अपने नाम पे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन का नाम थॉमस रैली रख लिए। 1902 में एक और चीज हुआ था, क्या हुआ था, जो पुलिस कमीशन का भी अपॉइंटमेंट हुआ था, और इनके अपॉइंटमेंट को लीड करने वाले कौन थे? तो एंड्रू फ्रेजर थे, राइट। सो 1902 में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 1902 को जैसे ही आप देखें तो पुलिस कमीशन समझे एंड इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन समझे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पे चलते हैं 1903 पे। 1902 का बात आए तो बस दो कमीशन का आप ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी कमीशन एंड पुलिस कमीशन। नेक्स्ट चलते हैं 1903 पे। 1903 बाकी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है क्या है नहीं है, बट अगेन ये गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी, देखिए गांधी जी भारत में नहीं भी थे 1915 तक, फिर भी उन्होंने कई, देखिए गांधीयन इरा जब हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब कि 1915 से लेके जब हम स्पेशली 1948 तक जब देखेंगे, स्पेशली अगले वाले वीडियो में, तो वो पूरा गांधीयन इरा हो जाएगा। मतलब गांधीयन इरा मतलब कि जब गांधी जी स्पेशली इंडिया में आ गए थे और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में थे, उनका क्या रोल था, वो बहुत वास्ट है। बट जब वो नहीं भी थे, इन पैसिवली इंडियन नेशनल मूवमेंट में जब इन्वॉल्व थे, फिर भी एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गांधी जी 1893 से 1915 तक जब नहीं भी थे इंडिया में, फिर भी उनका रोल कई जगह आपको दिखेगा। जैसे 1903 में गांधी जी का क्या इंपॉर्टेंस है मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्पेशली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? गांधी जी ने 1903 में एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। कहाँ स्टार्ट किया? साउथ अफ्रीका में। एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। अब ये इंडियन ओपिनियन है क्या? इंडियन ओपिनियन क्या है? एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर। तो एक चीज ध्यान रखिए, जैसे उस टाइम पे न्यूज़पेपर, वीकली मैगजीन्स, यही सब होता था जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज को प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत पावरफुल मीडियम होता था। तो उस समय गांधी जी ने जब 1903 में इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर जब स्टार्ट किया था, क्योंकि उस समय यही एक मीडियम था किसी को समझाने का। तो ये पर्पस क्या था उनका? तो इनका पर्पस था कि भैया जो साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस रह रहे हैं, साउथ, क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया 1921 में गांधी जी आए थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करने के लिए। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो किसके साथ रहा था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा था जो वहां के नेटिव नहीं थे, उनके साथ हो रहा था। तो गांधी जी जब इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, उनका पर्पस ये रहता है कि आप इंडियंस को एजुकेट कर सके उनके राइट्स के बारे में, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे उनके बारे में, उनको हम एजुकेट कर सके। तो उनका बस यही मतलब था। तो ये बस उनका था कि इंडियंस जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको एजुकेट किया जाए। इसके लिए स्पेशली उनको अपने अधिकार के लिए, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है उनके साथ, किस बेसिस पे अन्याय हो रहा है? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे। तो यहाँ पे इंडियन ओपिनियन का मकसद था जस्ट टू एजुकेट, एजुकेट हुम? द इंडियंस। कौन इंडियंस? वो इंडियंस जो इंडिया में रह रहे हैं? नहीं,
इंडियंस जो साउथ अफ्रीका में रह रहा है, जो साउथ अफ्रीका में रह रहा है। कौन? इंडियंस। इंडियंस जो साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं उनको टू एजुकेट इंडियंस लिविंग इन साउथ अफ्रीका अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर राइट्स। और दूसरा क्या, किस चीज के लिए वो अवेयर करना चाहते थे? वो अवेयर करना चाहते थे कि आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, स्पेशली इन नेम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उनके अगेंस्ट भी। सो टू एजुकेट द इंडियंस लिविंग इन साउथ अफ्रीका अबाउट देयर राइट्स एंड इनजस्टिस एंड इनजस्टिस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसा कि मैंने बताया क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ रेस, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कलर, अगर साफ शब्दों में बोलूं तो। सो 1903 सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गांधी जी ने 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक एक न्यूज़पेपर शुरू किया था। उस न्यूज़पेपर का मकसद था कि एजुकेट कर सके, किस चीज को एजुकेट कर सके? इंडियंस को एजुकेट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि आपके ये राइट्स हैं और आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट अगर आपको इनजस्टिस मिल रहा है तो उसके खिलाफ आपको एक एजुकेशन दे रहे हैं, वो आपको अवेयरनेस फैला रहे हैं। सो गांधी जी का यही मकसद था। आई होप आई एम क्लियर। सो नेक्स्ट चलते हैं 1903 में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत सारे चीज है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना ध्यान रखें, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। सो 1904 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 चीज हुआ था। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले 1901 में, अगर आपको याद हो तो मैं 1901 में 1902 में मैं आपको बताया था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। मैं आपको बताया था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन कमीशन, बेसिकली इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में बताया था। ये बताया था कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन थॉमस रैली, थॉमस रैली के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बना था। कब बना था? 1902 में बना था। मैं ये आपको बताया था, ये आपको ध्यान में होगा। लेकिन 1904 में इसका क्या रिलेवेंस है? तो देखिए, जब भी कोई कमीशन बनता है, जब भी कोई कमिटी बनता है, तो वो एक्ट में तब्दील होता है और उसमें समय भी लगता है। तो जाहिर सी बात है, जब इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में बनाया, उनको उनका जो भी काम होगा, थॉमस रैली के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन के वायसरायशिप के अंदर में जब इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बना था 1902 में, तो उनका कुछ न कुछ काम होगा। इन्होंने फाइनली 1904 में जाके एक इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट का इनैक्टमेंट किया। सो 1904 में क्या हुआ था? क्यों मुझे ये बताना पड़ा 1902 वाला? क्योंकि 1904 में जाके इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, मतलब ये जो कमीशन बना था ये एक्ट में कन्वर्ट हुआ था 1904 में। सो इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। सो 1902 में क्या हुआ था कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बना था थॉमस रैली के अंदर, लेकिन 1904 में ये इनैक्ट हुआ था। 1904 में एक और एक्ट इनैक्ट हुआ था, इनके साथ ही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट तो हुआ ही था, लेकिन एक और एक्ट था जो जिनका इनैक्टमेंट हुआ था। उस एक्ट का नाम था एंशिएंट मोन्यूमेंट रिजर्वेशन एक्ट। सो इनैक्टमेंट ऑफ एंशिएंट मोन्यूमेंट, अब ये क्या था इसको मैं बता दूंगा शॉर्ट में। तो एंशिएंट मोन्यूमेंट रिजर्वेशन एक्ट। अब ये एंशिएंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट क्या है कि 1904 में जाकर ब्रिटिशर्स को लगा कि भैया हम लोग इतने टाइम से यहाँ पे रूल कर रहे हैं, हम लोग 1600 में आए यहाँ पे, 1600 ईस्वी में 1600 में आए, तब से लेके हमने बहुत सारे ब्रिजेस, हम बहुत सारे मोन्यूमेंट बनाए। और उससे पहले जब मुगल इरा भी हुआ करता था या एंशिएंट इरा हुआ करता था, जब मगध का शासन था और जब मिडाइवल इंडिया था, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे एंशिएंट मोन्यूमेंट बना के गए। उन्हें लगा कि ये तो धरोहर है, इन्हें तो हमें प्रिजर्व करना चाहिए, तो उन्होंने इसलिए एंशिएंट मोन्यूमेंट रिजर्वेशन एक्ट को उन्होंने पारित किया था 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के साथ। ये एक्ट से रिलेटेड 1904 में ये दो काम हुआ था। पहला ये था कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट का इनैक्टमेंट हुआ था, दूसरा ये था कि एंशिएंट मोन्यूमेंट रिजर्वेशन एक्ट। ये दो चीज हुआ। इसके अलावा एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अगेन आपको दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इस सब का आपको अक्सर बार 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 मॉडर्न हिस्ट्री में जिक्र दिखेगा। दादा भाई नौरोजी का अगेन यहाँ पे जिक्र आता है 1904 में, और ये सब इंपॉर्टेंट है। ये लोग का जहां भी नाम आपको दिखे वो सीधा स्टार मार्क आप कर लो, वो सीधा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार, मैं आपको समझा देता हूँ फिर लिख दूंगा, पहली बार क्या हुआ था कि देखो, पहले कभी भी कोई सेल्फ गवर्नमेंट की बात नहीं करता था। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब सेल्फ रूल, जिसे स्वराज भी बोलते हैं। आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कांग्रेस में स्वराज
किस कांग्रेस के सेशन में स्वराज पहली बार इंप्लीमेंट हुआ था? तो स्वराज वाज बेसिकली सिमिलर टू सेल्फ गवर्नमेंट। जो आज सेल्फ गवर्नमेंट होता है, सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? स्वराज, खुद से खुद को रूल करना। जैसे कि अब डेमोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जनता चुनती है क्या करना है नहीं करना है, सो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ऑलराइट। सो सबसे पहली बार इस चीज को प्रोपोगेट कौन किया, एडवोकेट कौन किया? तो 1904 में सेल्फ गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, ये पूरे भारतवासी को बताने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो और नहीं सिर्फ सिर्फ भारतवासी को ही नहीं, वो ऐसे इंटरनेशनल फोरम पे इस चीज को डिस्कस किए जिससे पूरे देश को इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी मिली। किस कॉन्सेप्ट के बारे में? सेल्फ गवर्नमेंट। सो एक कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था सेल्फ गवर्नमेंट। इस कॉन्सेप्ट का नाम है सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट है क्या? सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज, मतलब खुद से खुद को रूल करना। जैसे आज के करंट डेमोक्रेटिक परिप्रेक्ष्य में अगर कोई नेता जाता है, किसी भी एमपी और एमएलए या प्राइम मिनिस्टर या सीएम या एनी पब्लिक बॉडी जो इलेक्ट होके जाते हैं, उसे गवर्नमेंट चुनती है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ रूल कि आप खुद से चुनते हो। और सेल्फ गवर्नमेंट मतलब कि मैं ही सरकार हूं, मैं चुनूंगा कि कौन मेरी जवाबदेही तय करेगा। तो बेसिकली सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, इसका पृष्ठभूमि क्या था? ये सेल्फ गवर्नेंस था। तो सेल्फ गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार एक इंटरनेशनल फोरम पे दादा भाई नौरोजी ने 1904 में एडवोकेट किया था। वो फोरम था पहली बार, वो एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस था, एम्स्टरडम में हो रहा था, जो कि नीदरलैंड का कैपिटल है। वहां पे 1904 में दादा भाई नौरोजी ने इस सेल्फ गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को पहली बार एडवोकेट किया था। राइट। सो 1904 में दादा भाई नौरोजी, सो सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये दादा भाई नौरोजी एडवोकेटेड, मतलब इस कॉन्सेप्ट को दादा भाई नौरोजी ने एडवोकेट किया मतलब इस चीज को दलील पेश किया कि भैया ये कॉन्सेप्ट है, आप समझो। कहाँ पे किया? ये वेन्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये उस जगह पे जाके बात की जहां पे पूरा विश्व इस चीज को समझे और एक्सेप्ट करे। वो वेन्यू था, क्योंकि पहली बार कोई भी सेल्फ गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा था, वो वेन्यू था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस। कांग्रेस बेसिकली उस टाइम का जो कॉन्फ्रेंस होता था उसको एक कांग्रेस का, अगर आप लिटरल मीनिंग देखो तो एक असेंबली को कांग्रेस बोलते हैं, एक सभा को कांग्रेस बोला जाता है। तो वो उस टाइम जो था, वो था सिक्स इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, सिक्स इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस। ये ये इस जगह पे ये हो कहाँ रहा था? तो ये हो रहा था एम्स्टरडम में, जो कि नीदरलैंड का कैपिटल है। ये हो कहाँ रहा था? एम्स्टरडम में। एम्स्टरडम जो कि नीदरलैंड का कैपिटल है, 1904 में हुआ। तो क्या मैंने आपको बताया, आप शॉर्ट में देखे तो सबसे पहले दो एक्ट का इनैक्टमेंट हुआ। सबसे पहला एक्ट जो था वो था हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वही है जिसका मैंने 1902 में आपको जिक्र बताया। राइट। दूसरा था एंशिएंट मोनुमेंट रिजर्वेशन एक्ट। इसका भी सुचारू रूप से इनैक्टमेंट 1904 में हुआ। ये क्या था एक्ट, मैं आपको बताया। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दादा भाई नौरोजी का जिक्र आ गया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने आपको क्या बताया, आप रिलेट कीजिए कि दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें दोबारा किसी कांग्रेस सेशन को चेयर करने के लिए मिला। कब मिला? 1893 में लाहौर सेशन, वो दोबारा। उससे पहले कब मिला? 1886 कलकत्ता में। थर्ड टाइम भी उन्हें मिला, कब मिला? तो 1906 अगेन कलकत्ता। तो 3 बार वो कर चुके हैं। राइट। और एक चीज, जब मैं आपको सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताया हूं तो एक चीज बता दे रहा हूं कि ये दादा भाई नौरोजी 1904 में सेल्फ गवर्नमेंट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में चिल्लाते रहे, अपने कॉन्सेप्ट को पेश किया। लेकिन जब उन्हें तीसरी बार भारत आके कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करने का मौका जब उन्हें मिला, तब 1906 में जब उन्हें कांग्रेस के कलकत्ता सेशन को प्रिसाइड करने का मिला मौका, इन्होंने पहली बार भारत में भी आके स्वराज के कॉन्सेप्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस करती है। मैं आपको बताया था स्वराज मतलब वही सेल्फ गवर्नेंस। कई बार आपको एग्जाम में आता है, जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि वंदे मातरम पहली बार किस सेशन में गाया गया, जन गण मन किस सेशन में गाया गया। सिमिलरली आपको ये भी पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में स्वराज पहली बार किस सेशन में डिस्कस किया गया था, उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे, किनके द्वारा जिक्र किया गया था। ये सब दादा भाई नौरोजी है। और इस सब का एक बैकड्रॉप है। बैकड्रॉप कब है? 1904 में, जो पहली बार इन्होंने एडवोकेट किया इस चीज को एक इंटरनेशनल फोरम पे एम्स्टरडम में जाके, जो कि था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस वहां पे। राइट। तो इससे रिलेटेड मैं जितना भी रिलेट हो सकता था मैं सब कुछ आपको बता दिया। सो नेक्स्ट चलते हैं 1905 पे। 1905 इज द मोस्ट, आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर इन इंटायर हिस्ट्री
नॉट ओनली मॉडर्न हिस्ट्री, इन द इंटायर हिस्ट्री बहुत सारे इवेंट हुए, चेन ऑफ इवेंट्स हुए, लेकिन उसके बावजूद भी 3-4 इवेंट्स आप नोट बना के डाल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल से 3-4 चीजें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। एक मिनट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब जब भी पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात होगी, आपको 2 डेट दिमाग में पहले रख लेना। अब वो 2 डेट है क्या, किससे रिलेटेड है, वो सब चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। बट जब भी पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात हो तो आपको 2 डेट दिमाग में रख लेना है। सबसे पहला डेट है 19 जुलाई। आप डेट को दिमाग में रख लो, रट जाओ, जो करो, बट ये 2 डेट आपको अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। 2 में से एटलीस्ट एक आपको अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो जरूर देखने को मिलेंगे। अगर हाइब्रिड एमसीक्यू या स्टेटमेंट वाइज टाइप पूछ दिया तो आपको दोनों देखने को मिल सकते हैं। सो पहला डेट है 19 जुलाई 1905, दूसरा डेट है 16 अक्टूबर 1905। अब ये दोनों डेट है क्या? सबसे पहली बात देखो, कोई भी चीज अगर होता है, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, बंगाल का विभाजन हो गया, बंगाल का विभाजन हो गया, तो सबसे पहली बार ऐसे ही विभाजन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बंगाल उस समय बहुत बड़ा प्रोविंस हुआ करता था। तो सबसे पहले किसी चीज को अनाउंस किया जाता है कि भैया हम बंगाल विभाजन करेंगे। जैसे कोई भी एक्ट या बिल आता है तो उसका उसे किसी पर्टिकुलर दिन अनाउंस किया जाता है, फिर इसे किसी पर्टिकुलर दिन इनैक्ट किया जाता है, मतलब फोर्स में लाया जाता है। तो ये पहला दिन था, ये था अनाउंसमेंट का दिन। सो इस दिन 19 जुलाई 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन अनाउंस हुआ था। दूसरा दिन था कि 16 अक्टूबर 1905 का था, इस दिन ये केम इनटू फोर्स, कि इस दिन से लागू हो गया, कि बंगाल को विभाज किया गया 2 या 3 टुकड़े में, तो लागू किस दिन से हो गया, कि इस दिन से ये बंगाल का हिस्सा है, या उड़ीसा का हिस्सा है, या ये बिहार का हिस्सा है। ये लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 से, लेकिन इस बात को अनाउंस किया गया, प्रपोज किया गया 19 जुलाई 1905 को। ये दो डेट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ नाम आपको इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉर्ड कर्जन का टेन्यूर कब से कब तक था, 1899 से लेके 1905 तक कर्जन का टेन्यूर था। किनका टेन्यूर था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। तो जाहिर सा बात है वायसराय लॉर्ड कर्जन होगा, लेकिन वायसराय लॉर्ड कर्जन होंगे तो वायसराय क्या होता है कि पूरा उस समय ब्रिटिश इंडिया का वायसराय होते थे, मतलब पूरा ब्रिटिश इंडिया उनके अंतर्गत आता था, उनके कर्ता धर्ता वही होते थे। लेकिन यहाँ पे तो बंगाल के पार्टीशन की बात हो रही है, सिर्फ बंगाल की, पूरे भारत की तो है नहीं। तो भारत के उस समय जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो कौन थे, उस सॉरी बंगाल के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो कौन थे? तो उस समय एक नाम था, तो उस समय जो एडमिनिस्ट्रेटर होते किसी भी प्रोविंस के, वो होते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो होते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। उस टाइम जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है अपार्ट फ्रॉम द नेम ऑफ लॉर्ड कर्जन। तो ये वही व्यक्ति हैं जो आपको पुलिस कमीशन शुरुआत किया था। कौन थे? पुलिस कमीशन को कौन लीड कर रहा था? एंड्रू फ्रेजर, राइट। ये वही है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल, यही थे उस समय, जिनका नाम था एंड्रू फ्रेजर। अब ये एंड्रू फ्रेजर कौन है, तो मैं आपको रिलेट करिए, एंड्रू फ्रेजर वही है, ये एंड्रू फ्रेजर वही है जो 1902 में पुलिस कमीशन को लीड किया था लॉर्ड कर्जन्स के एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी एंड्रू फ्रेजर ही थे। किस टाइम के? जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था उस वक्त के। अब आप एक चीज ध्यान रखें कि जब पार्टीशन, क्योंकि पार्टीशन जब बंगाल का हो रहा था तो वो एक बहुत पेनफुल प्रोसेस था। कोई नहीं चाहता था कि पार्टीशन हो बंगाल का, स्पेशली जो उस टाइम के फ्रीडम स्ट्रगल में जो हिस्सा ले रहे थे वो लोग नहीं चाहते थे। तो उस टाइम ये जो मैं आपको डेट बताया 16 अक्टूबर 1905, जब इन्होंने ब्रिटिशर्स ने घोषित कर दिया कि भैया आज से ये एक्ट, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हमने बंगाल विभाजन का जो प्रपोजल दिया था 19 जुलाई 1905 को, ये आज से फोर्स में आ गया। तो अब जो फोर्स में आया था तो उन लोगों ने क्या किया था, बंगाल विभाजन का उनका बेसिस था कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो वो बेसिकली चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम में फूट हो जाए, और जब फूट हो जाएगा तो वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई कर सकते थे। वो हिंदू एंड मुस्लिम में बेसिकली डिवाइड एंड रूल कराना चाहते थे। तो उसी चीज को कॉम्बैट करने के लिए, काउंटर करने के लिए 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस सेलिब्रेट किया गया। राखी दिवस सेलिब्रेट किया गया रविंद्रनाथ टैगोर के रिकमेंडेशन पे। और ये था क्या? ये उसी चीज को काउंटर करने के लिए था, क्योंकि आपने तो ब्रिटिशर्स ने बंगाल का विभाजन कर दिया, किस बेसिस पे किया कि हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ। आप आप अगर टोटालिटी में समझे, नक्सल में समझे, तो यही था, हिंदू एंड मुस्लिम के बेसिस पे डिवीजन किया था। लेकिन उस चीज को काउंटर करने के लिए उन्होंने उस डेट को ही राखी दिवस का अनाउंसमेंट कर दिया। किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। ये राखी दिवस क्या था? इन्होंने बोला कि हिंदू एंड मुस्लिम एक दूसरे को राखी टाई करेंगे। क्यों किया? क्योंकि
वो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को चाहते नहीं थे, वो डिसिसिव हो, वो नहीं चाहते थे कि ये बटे, इसलिए उन दोनों को यूनिफाई करने के लिए उन्होंने उस तारीख को ही 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू फोर्स, उसी दिन उन्होंने राखी दिवस का आयोजन किया। और उसी टाइम उन्होंने क्या बोलते हैं कि कंपोज किया था अमर सोनार बांग्ला, जो आगे चल के अभी करेंटली बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है। तो वो सब तमाम सारी चीजें हुई। फिर उन्होंने आगे चल के एक बीच में, अब जैसे 19 जुलाई 1905 को अनाउंस हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को ये फोर्स में आ गया, लेकिन उससे बीच में इन्होंने एक स्वदेशी दिवस भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बोला कि चलो आप तो पार्टीशन आप कर ही रहे हो, हमें तो अलग कर ही रहे हो, लेकिन अब हमें जो मन होगा वो करेंगे। उन्होंने एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था बंगाल में। तो वो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। स्वदेशी मूवमेंट का बेसिकली ये था कि जितने भी स्वदेशी, मतलब आप नाम से समझ जाओगे कि जितने भी मेड इन इंडिया उस टाइम के जो भी ब्रांड्स होते थे, हम लोग वही पहनेंगे, वही यूज करेंगे। तो इसका बिगुल उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट का 7 अगस्त 1905 को, जब ये फोर्स में नहीं आया था, जब सिर्फ अनाउंस हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो स्वदेशी मूवमेंट को उन्होंने 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें जो कुछ बड़े-बड़े नाम थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक थे, वो मुंबई, पुणे में बहुत एक्टिव हो गए इस चीज़ को लेके कि हाँ भैया, हमें स्वदेशी मूवमेंट को अपने पीक पे ले जाना है। वो भले ही बंगाल से स्टार्ट हुआ हो, बट उसे पीक पे ले जाने की ये लोग सोच रहे थे। राइट? सो पार्टीशन ऑफ बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 1905 में। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे 4-5 चीज़ हैं, बट इसके अलावा एक आपका हो गया पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो 1 मिनट, जो कि आपको 1905 में इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर दूसरा मैं आपको बताऊं, तो एक आप श्याम जी, एक इंडिया हाउस या इंडियन होम सोसाइटी का, इंडियन रूल सोसाइटी का आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि क्या होता था कि उस टाइम पे जरूरी नहीं होता था कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो लोग सिर्फ इंडिया में थे वही लोग चाहते थे कि भारत आजाद हो। ऐसे बहुत सारे लोग थे, जैसे गांधी जी का मैंने उदाहरण दिया कि वो भले ही 1915 में वापस आए अपने अपने एडवोकेसी को प्रैक्टिस करके, लेकिन उसके दरमियान भी वो चाहते थे कि जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड चीजें हैं वो लोग क्रैक करते थे। वो चाहते थे कि देश आजाद हो जाए। सिमिलरली श्याम जी कृष्ण वर्मा भारत में नहीं रहते थे, लंदन में रहते थे, लेकिन फिर भी वो लोग जहां भी रहते थे उनसे जितना बन पड़ता था वो लोग अपने हिसाब से कुछ सोसाइटी, कुछ छोटे मोटे हाउसेस, कुछ छोटे मोटे कमीशन का ऑर्गेनाइजेशन करते रहते थे, ताकि यूनिफाई हो सके ये मूवमेंट। और तो 1905 में ही उन्होंने दो चीज का स्टार्ट किया था, उन्होंने दो चीज एस्टेब्लिश किया था। सबसे पहला चीज था कि इंडिया हाउस। और जैसा कि मैंने बताया कि ये नहीं रहते थे इंडिया में, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे ये सब वो एस्टेब्लिश किए। तो पहली बात, 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस और इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया इंडिया होम रूल सोसाइटी, ये दोनों का एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा में किया। और सिंस मैंने बताया कि ये लोग इंडिया में नहीं रहते थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो ये कहाँ किए थे? ये लंदन में। अब सोचो, ये लंदन में ये रह रहे हैं, लेकिन वहां भी जो कुछ नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं, जो प्रवासी लोग हैं भारतीय, उनको वहां भी यूनिफाई कर रहे हैं कि नहीं, हमारे देश में ये हो रहा है, हम लोग चलो एक संगठन बनाते हैं, आवाज उठाते हैं। तो इंडिया हाउस को भी 1905 में उन्होंने स्टैब्लिश किया, और इंडियन होम रूल सोसाइटी को भी उन्होंने 1905 में ही स्टैब्लिश किया था। ऑल राइट। और उसका उनका एक और इनसे रिलेटेड, श्यामजी कृष्ण वर्मा से रिलेटेड एक और चीज है कि इन्होंने एक जर्नल भी शुरू किया था, और उनके एडिटर ये बने लंदन में ही। उस जर्नल का नाम था इंडियन सोशलिस्ट, नाम था इंडियन सोशलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजी। इन इस जर्नल को इन्होंने स्टार्ट किया था, और इस जर्नल के एडिटर थे ये श्यामजी कृष्ण वर्मा। आपको कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि इंडियन सोशलिस्ट जो जर्नल है उनके एडिटर कौन है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इन्होंने ये स्टार्ट किया था। और कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आ चुका है कि इंडिया हाउस का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, या कहाँ पे हुआ था, किसने किया था। तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा वाला भी जो पॉइंट है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। सो 1905 में क्या मैं बताया, आप एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल में बताया। पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुआ था 19 जुलाई 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को ये फोर्स में आया। उसके अलावा उस बीच में क्या हो गया कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये चाहते थे कि जब हम लोग ब्रिटिशर्स मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, तो कम से कम उनके रेवेन्यू को तो हम लोग लॉस पहुंचा, बॉयकॉट करके कोई चीज। तो ये स्वदेशी मूवमेंट हुआ। और जब ये आपका ये हो रहा था पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर थे। ये एंड्रू फ्रेजर वही है जिनके लीडरशिप में पुलिस कमीशन 1902 में बना था, ठीक है। अब आ जाता है कि इस दिन जब 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल विभाजन फोर्स में आया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक आइडिया दिया
उनका ये इनिशिएटिव था कि उस दिन राखी दिवस बंगाल में सेलिब्रेट किया जाए ताकि हिंदू मुस्लिम को यूनिफाई रखा जा सके। ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड। अब श्यामजी कृष्ण वर्मा का था कि ये इंडिया में तो रहते नहीं थे, लंदन में रहते थे, तो वहाँ इन्होंने इंडिया हाउस को 1905 में एस्टैब्लिश किया और 1905 में ही इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी को भी एस्टैब्लिश किया। इन्होंने एक जर्नल भी शुरू किया था एज एन एडिटर जिनका नाम था इंडियन सोशलॉजिस्ट। आई होप इट इज क्लियर। 1905 में इतना था। नेक्स्ट चलते हैं 1906। ऑलराइट, सो 1906 का ये है। सबसे पहले 1906 में कांग्रेस सेशन का ही इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले कांग्रेस सेशन 1906 में जो हुआ था, ये हुआ था कलकत्ता में। और अगर आपको ध्यान हो तो जो सबसे पहली बार जब मैं 1893 जब मैं फर्स्ट स्लाइड आपको बता रहा था, तब मैं दादा भाई नेहरू जी के बारे में बताया। तब मैं दादा भाई नेहरू जी के बारे में आपको बता रहा था कि उन्होंने 3 सेशन को प्रिजाइड किया है। सबसे पहला मैं बताया 1886 कलकत्ता, दूसरा मैं बताया 1893 लाहौर, तीसरा मैं बताया 1906 कलकत्ता। ठीक है, ये जो 1906 के प्रेसिडेंसी इनको जो प्रिजाइड किया था, ये भी दादा भाई नेहरू जी ने ही प्रिसाइड किया था। दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी कब कब किए थे? 3 बार। एक बार और रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बार इन्होंने किया था 1886 जो कि कलकत्ता में हुआ, राइट। दूसरी बार कब किया इन्होंने? 1893 जो कि लाहौर में हुआ। और लाहौर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति था जिन्हें दोबारा नेशनल कांग्रेस के किसी सेशन को चेयर करने का दोबारा मौका मिला था। तीसरा आपको हो गया 1906 जो कि हुआ था आपको कलकत्ता, राइट। तो ये हो गया दादा भाई नौरोजी। जब मैं आपको बताया कि जब भी कोई सेशन की बात होगी तो उस सेशन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस जरूर होगा, उस सेशन का कोई ना कोई इंपॉर्टेंस जरूर होगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि 1904 में मैं आपको दादा भाई नेहरू जी के बारे में एक चीज बता रहा था। आप रिकॉल करने की कोशिश करें कि उन्होंने एम्स्टरडम में जाके, नीदरलैंड का जो कैपिटल है एम्स्टरडम, वहां जाके उन्होंने सेल्फ गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को एडवोकेट किया था, प्रपोज किया था, पूरे विश्व को बताया था। कब, कहाँ पे? इंडियन एम्स्टरडम में बताया था। कौन सा सेशन में? वो था 6th इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस। एक सभा हो रहा था सोशलिस्ट लोगों का इंटरनेशनली, छठवां सभा था एम्स्टरडम में। वहां जाके उन्होंने सेल्फ गवर्नेंस को एडवोकेट किया था। तभी मैंने आपको बताया जब ये भारत लौटे तो 1906 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को उन्हें चेयर करने का मिला मौका, तब इन्होंने भारत में भी आके, जिससे सेल्फ गवर्नेंस को हिंदी में स्वराज बोलते हैं, इसको भी फर्स्ट टाइम इन्होंने ही यूज किया। कब यूज किया? तो कई बार स्वराज को दादा भाई नेहरू जी ने ही, स्वराज वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन दिस सेशन ऑफ 1906 व्हिच वाज इन कलकत्ता बाय दादा भाई नेहरू जी, राइट। सो इस सेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? ये कलकत्ता में हुआ था। ये सेशन वही है जब तीसरी बार, थर्ड टाइम, दादा भाई नेहरू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को चेयर करते हैं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि दादा भाई नेहरू जी इससे पहले लाहौर में सेकंड टाइम कर चुके हैं, 1886 में कलकत्ता में कर चुके हैं, लेकिन 1904 में जब जाके उन्होंने एम्स्टरडम में सेल्फ गवर्नेंस के बारे में बात किया था, तो सिमिलरली जब उन्हें भारत में मौका मिला तो इंटरनेशनली उस चीज को क्लेम कर चुके थे। और भारत में जब मौका मिला तो स्वराज को फर्स्ट टाइम इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1906 के सेशन में पहली बार डिस्कस किया, राइट। इसके अलावा एक और चीज 1906 से इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक और कमीशन। आप एक नाम पहले देख लो, सतीश चंद्र मुखर्जी। ये मैं बता देता हूँ पहले, सतीश चंद्र मुखर्जी। सतीश चंद्र मुखर्जी, सतीश चंद्र मुखर्जी का रिलेवेंस है 1906 से। रिलेवेंस ये है कि जैसे अभी आप सीबीएसई देखते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आप स्टेट बोर्ड्स देखते हो, तो ये सब का ओरिजिन, पिलर बोल लो, ये इन्होंने ही दिया था कि कोई भी एजुकेशन बोर्ड होगा, उसका एस्टेब्लिशमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट है सतीश चंद्र मुखर्जी ने 1906 में दिया था। क्यों, कैसे दिया था? 1906 में इन्होंने पहली बार नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को स्टार्ट किया था। उसी के तर्ज पे आपको तमाम तरह के बोर्ड्स दिखते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, ये सब बोर्ड जो हैं, तो उनके फादर आप समझो बेसिकली जो ओरिजिनेटर कौन है, तो यही है सतीश चंद्र मुखर्जी। तो 1906 में सतीश चंद्र मुखर्जी ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को स्टार्ट किया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। उन्होंने बताया कि शिक्षा का एक यूनिफाइड बोर्ड होना चाहिए। वो बोर्ड तय करेगी कि एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या होंगे, एक यूनिफाइड बोर्ड होना जरूरी है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के तर्ज पे ही आप जो आज देखते हैं सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड, या आप जितने भी स्टेट बोर्ड्स देखते हैं, ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो 1906 में सतीश चंद्र मुखर्जी ने एस्टैब्लिश किया था, उसी के बेसिस पे है, राइट।
सो नेक्स्ट चलते हैं 1907। एक मिनट, 1906 में एक और इम्पोर्टेंस है इसका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग का ये था कि, एक मिनट, मुस्लिम लीग, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी अपार्ट फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन जो भी लीग्स के फॉर्मेशन होंगे वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्मेशन हुआ, तो मुस्लिम जो उस टाइम के जो रिलीजनल मेजोरिटी होते थे, रिलीजनल माइनॉरिटी होते थे, उनका भी एक लीग होता था। उस लीग में एक मुस्लिम लीग भी बहुत रेस में थे। मुस्लिम लीग के कुछ अपने डिमांड्स होते थे, अपने रिप्रेजेंटेशन होते थे, तो इन्होंने बोला कि हमें भी एक अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए। मुस्लिम लीग का जब रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस चीज को एस्टैब्लिश किया। तो अब आप डेट याद रखेंगे कि सबसे पहले एस्टैब्लिश कब किया, तो इन्होंने 30 दिसंबर 1906 को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। कहाँ एस्टैब्लिश किया, तो ढाका में एस्टैब्लिश किया। ढाका कहाँ है, ये प्रेजेंट बांग्लादेश में है। मुस्लिम लीग का भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ था। अब कोई भी लीग का फॉर्मेशन होगा, कोई भी लीग का फॉर्मेशन होगा, तो कोई ना कोई उसके एस्टैब्लिशमेंट को प्रपोज करेगा। बिना किसी के प्रपोजल के कोई भी एस्टैब्लिशमेंट नहीं पॉसिबल है, राइट। सो कोई ना कोई उसे प्रपोज करेगा। तो इनका प्रपोजल था, एक नाम है, इस नाम को आप ध्यान रखेंगे, सलीमुल्लाह खान। एक नाम है सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह खान, इन्होंने ही प्रपोज किया कि हम लोगों के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक ऐसा लीग होना चाहिए कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस से हमारी बात न बने तो कोई हमारी बातों को भी रख सके उस पब्लिक फोरम में। इसलिए मुस्लिम लीग का अलग होना जरूरी है, मुस्लिम लीग का गठन होना जरूरी है। इस बात का प्रपोजल कौन दिया, इस बात का प्रपोजल दिया सलीमुल्लाह खान ने। इस बात का प्रपोजल किसने दिया, सलीमुल्लाह खान ने, ठीक है। लेकिन जब मुस्लिम लीग बन गया, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बन गया, तो उनको फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट, उनके फर्स्ट टाइम चेयर कौन किया, उसके फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, तो हम लोग डिस्कस करते हैं रमेश चंद्र बनर्जी। सिमिलरली मुस्लिम लीग भी जब बना सलीमुल्लाह खान के प्रपोजल पे, उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे, वो पहला प्रेसिडेंट थे आगा खान। अब इसके पीछे भी कहानी है कि आगा खान को वहां का उस टाइम प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया। आगा खान को प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया मुस्लिम लीग के फर्स्ट सेशन का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मुस्लिम लीग हुआ कहाँ था, तो ढाका में हुआ था। मतलब इस मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट जब 30 दिसंबर 1906 को हुआ था, तो ढाका में हुआ था। लेकिन उस समय के ढाका के जो नवाब थे, ढाका के जो नवाब थे, ये आगा खान ही थे। नवाब ऑफ ढाका जो थे, ये आगा खान ही थे। तो इनका इनका प्रपोजल ये था कि भैया हम लोगों ने सारी रजामंदी से आपको मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन करा दिया, ठीक है। सलीमुल्लाह खान ने ही भले ही प्रपोज किया हो, लेकिन आप मेरे जगह पे आके आप अपने लीग का फॉर्मेशन कर रहे हो, ऑलराइट। सो जब कर रहे हो तो इसके प्रेसिडेंटशिप जो है, हम यहाँ के नवाब हैं, तो इसके प्रेसिडेंटशिप जो है, इस सेशन को जो प्रिसाइड है, वो मैं करूंगा। तो आगा खान ने मुस्लिम लीग के फर्स्ट सेशन को प्रिसाइड किया था, राइट। अब देख लो, अब आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई लीग, कोई मूवमेंट या कोई भी कमीशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब फॉर्मेशन हो जाता है उसका, तो वो एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होता है, तो एक्सपेंशन का अर्थ क्या है कि जब भी कोई भी चीज एक्सपैंड होगा तो वो दूसरे अलग अलग देश, अलग अलग प्रांतों में वो फैलेगा। सिमिलरली मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी एक्सपेंशन हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी एक्सपेंशन हुआ। और आप ध्यान दें, इसका इतना फास्ट एक्सपेंशन हुआ कि ये 1908 में ही, 1906 में इनका 30 दिसंबर 1906 में फॉर्मेशन हुआ, और ये 1908 में ही मुस्लिम लीग ने अपना एक लंदन में ब्रांच एस्टैब्लिश कर लिया। कहाँ ब्रांच एस्टैब्लिश कर लिया, लंदन में एक ब्रांच एस्टैब्लिश कर लिया। और इस ब्रांच को एस्टैब्लिश करने के पीछे एक नाम अक्सर आता है, उस ब्रांच को एस्टैब्लिश करने के पूरा कर्ता धर्ता थे। और लंदन के वाले जो ब्रांच थे, एक्सपेंशन मुस्लिम लीग का जब एक्सपेंशन हुआ, तो जब और लंदन में ब्रांच बना 1908 में, उसके पूरे कर्ता धर्ता उस पूरे एक्सपेंशन के लंदन ब्रांच के थे, जिनका नाम था सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली, तो सैयद अमीर अली कौन थे, ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने लंदन वाले ब्रांच के एक्सपेंशन में मदद किया था। तो मैं आपको शॉर्ट में एक बार रिपीट कर दूं कि मुस्लिम लीग के बारे में। तो मुस्लिम लीग क्या था, मुस्लिम लीग सबसे पहली बार 30 जनवरी 1906 को फॉर्म हुआ। कहाँ फॉर्म हुआ, ढाका में फॉर्म हुआ। इस मुस्लिम लीग होना चाहिए, इस बात को प्रपोज किसने किया, सलीमुल्लाह खान ने प्रपोज किया। अब जब कोई भी लीग बन गया है, कोई भी कमीशन बन गया है, कोई भी कांग्रेस बन गया है, तो या कोई भी सभा बन गया है, तो उसका प्रेसिडेंटशिप होगा, उसको कोई ना कोई चेयर करेगा, प्रिजाइड करेगा। तो मुस्लिम लीग को पहली बार प्रिजाइड किया था आगा खान। क्यों प्रिजाइड किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि सिंस मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन ढाका में हुआ है, उनके वेन्यू पे हुआ है, तो उस चीज का
उस चीज का प्रेसिडेंशियलशिप भी उनके पास हो। क्यों हो? क्योंकि वो नवाब ऑफ ढाका के नवाब थे। और इनका एक्सपेंशन हुआ मुस्लिम लीग का 1908 में। कहाँ हुआ था? लंदन में पहली बार हुआ। इसके एक्सपेंशन करने में किनका हाथ था? तो अमीर अली का हाथ। अमीर अली इनके एक्सपेंशन के करता धरता थे। 1906 में इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप चीज ध्यान रखें। सतीश चंद्र मुखर्जी के बारे में मैंने बताया। सतीश चंद्र मुखर्जी वही है जिन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को एस्टैब्लिश किया था 1906 में। उससे पहले मैंने आपको बताया इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जो कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी उनको प्रिजाइड किया था। और इनका इंपॉर्टेंस ये था कि स्वराज पहली बार एस्टैब्लिश हुआ था। राइट। अब 1907 हम लोग देख लेते हैं। सो 1907 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 1907 इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था। इसका वेन्यू था सूरत। 1907 हुआ था सूरत। जैसे 1905 इंपॉर्टेंट है, वैसे ही 1907 उतना ही इंपॉर्टेंट है। 1907 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बट गया था दो भागों में। जो नरम दल गरम दल हम लोग बोलते हैं, यही है। 1907 के कांग्रेस सेशन में मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में बट गए थे। मॉडरेट्स कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, ये सब हम लोग आएंगे। लेकिन उससे पहले 1907 के कांग्रेस सेशन सूरत में हुआ था। इनका प्रेसिडेंशियलशिप किनके पास था? इनका प्रेसिडेंशियलशिप जो सूरत का सेशन था, उनका रास बिहारी घोष के पास। रास बिहारी घोष एक बंगाली जेंटलमैन थे। उन्होंने ही इस सेशन को प्रिजाइड किया था, सूरत वाले सेशन को। ये वही सेशन है जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में बट गए थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। अब ये अक्सर आ जाता है कि जब दो भागों में कोई भी चीज का डिवीजन होगा तो उनमें कोई ना कोई लीडरशिप जरूर होता है। जो नरम दल थे, जो मॉडरेट्स थे, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे जिन्हें गरम दल बोला जाता है, उनका कोई ना कोई लीडरशिप होगा। तो मॉडरेट्स जो थे, जो नरम दल थे, उनका लीडरशिप जो था बेसिकली लेड बाय जो था, वो था गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके। सो मॉडरेट्स वर लेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। बट एक्सट्रीमिस्ट देखो, बहुत सारे लोग थे जो मॉडरेट्स भी थे, एक्सट्रीमिस्ट भी थे। जैसे ही गरम दल की बात सुनते हो एक्सट्रीमिस्ट का, तो आपको लाल बाल पाल याद आता है। लेकिन इसमें लीडर तो कोई एक होगा। तो एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर थे वो बाल थे, मतलब बाल गंगाधर तिलक थे। सो बाल गंगाधर तिलक थे, एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे। मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स वर लेड बाय गोखले, बट एक्सट्रीमिस्ट्स वर लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। राइट। तो अब जैसे इसमें लाल बाल पाल, पाल कौन थे? विपिन चंद्र पाल थे। लाल थे लाला लाजपत राय। मॉडरेट्स में आ गए गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ये सब मॉडरेट्स में थे। दादा भाई नौरोजी, ये सब मॉडरेट्स में थे। और एक्सट्रीमिस्ट्स के ये सब तीन बेसिक मेन नाम थे। तो एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का जो इन लोगों का जो पार्टीशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये क्यों हुआ था? क्योंकि कुछ तो मांग होगा। जैसे कि मैं आ जाता हूँ, तो इनका जो एक्सट्रीमिस्ट जो थे, ये कहते थे कि कब तक हम उनकी ब्रिटिशर्स के बनी बनाई बातों मानते रहेंगे। वो चाहते थे कि एक डायरेक्ट इलेक्शन हो और क्या बोलते हैं, सेल्फ रूल, जिसे सेल्फ गवर्नेंस बोलते हैं, स्वराज बोलते हैं। सो एक्सट्रीमिस्ट का जो मांग था, एक्सट्रीमिस्ट डिमांडेड दो चीज। पहला था डायरेक्ट एक्शन। अब ये डायरेक्ट एक्शन क्या है मैं आपको बताऊंगा। दूसरा ये बोलते थे कि स्वराज, सेल्फ रूल, स्वराज। जैसे कि डायरेक्ट एक्शन क्या था, ये बोलते थे कि जैसे हम लोग गांधी जी का उस समय, गांधी जी मॉडरेट्स थे फॉर एग्जांपल, तो वो चाहते थे कि हम लोग अहिंसावादी तरीके से, सिंस गांधी जी उस टाइम एक्टिव नहीं थे, बट मैं गांधी जी का उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि कोई भी चीज हो तो हम लोग नॉन वायलेंट तरीके से कोई भी अपने बात को रखें एंड देन चीजों को डील करें। बट एक्सट्रीमिस्ट वेयर लाइक कि हम लोग डायरेक्ट किसी चीज को एक्शन लेते हैं। हम लोग किसी कोई पॉलिसी हमें पसंद नहीं, वी विल अपोज इट डायरेक्टली, वी वांट अ डायरेक्ट एक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट इनफ टू हैव आवर सेल्फ गवर्नेंस। सो स्वराज चाहते थे। इन्हीं दो पॉइंट्स को लेकर डिस्प्यूट हुआ, और 1907 के कांग्रेस सेशन में जो सूरत में हुआ था, इसी में डिस्प्यूट हुआ कि नहीं, हम लोग दो भाग में बटेंगे, एक मॉडरेट्स, एक एक्सट्रीमिस्ट। ये कोई प्रॉपर ऑन पेपर बटे नहीं थे। इनका विचारधारा नहीं मिला, इनका आइडियोलॉजी नहीं मिला। तो ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, ये अलग हो गए थे। अपने विचारधारा के बेसिस पे ये लोग अलग हो गए थे। तो क्यों अलग हुए थे? क्योंकि इनका एक्सट्रीमिस्ट का जो विचारधारा था गरम दल का, ये चाहते थे डायरेक्ट एक्शन हो, स्वराज हो। ठीक है। सो 1907 में
इतना ही है। सो 1907 1907 इज ऑल अबाउट कांग्रेस सेशन स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1907 जो है वो है, ये जाना जाता है स्प्लिट ऑफ, एक मिनट, स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट चलते हैं 1908। सो 1908 जो है वो 1908 आप लोग अक्सर नाम सुने होंगे, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके बारे में मैं बताऊंगा, हमारे वीर शहीद थे, उनको नमन है। बट उससे पहले हम कांग्रेस सेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं बस बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ कांग्रेस सेशन में कुछ है नहीं इसमें। तो 1908 का जो कांग्रेस सेशन था, ये भी अपना सूरत में हुआ था। 1907 में भी सूरत में, ये भी हुआ था सूरत में। और इसका इम्पोर्टेंस अगर आप देख लो, जैसे, और एक और बात, इनका प्रेसिडेंशियल शिप जो है, जैसे 1907 में रास बिहारी घोष के बाद था, और 1908 में भी रास बिहारी घोष, राइट। और इनके इंपॉर्टेंस की बात कर ले, इस सेशन का क्या इंपॉर्टेंस था, तो इस सेशन का इंपॉर्टेंस ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उसमें कुछ रीस्ट्रक्चरिंग इन लोगों ने किया था। तो ये 1908 के सूरत सेशन जब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रीस्ट्रक्चर्ड। सो लिख देता हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, को स्ट्रक्चर दिया गया था 1908 के कांग्रेस सेशन में। तो ये कांग्रेस से रिलेटेड था, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। लेकिन 1908 इंपॉर्टेंट है मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस। मैं डेट के साथ लिख दे रहा हूँ, डेट याद रखेंगे, बहुत बार कई सारे एग्जाम में आता है। 30 अप्रैल 1908, मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस। ये मुजफ्फरपुर वही जगह है जो बिहार में है, मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस। अब ये है क्या, ये बहुत कहानी है कि बॉम्ब फेंकना चाहते थे, किंग्स फोर्ट पे फेंक गया, फेंक दिए उन पे। एक जज था, एक बैरिस्टर था, दूसरे पे फेंक गया जिनमें उनकी एक वाइफ थी, वो सब है। बहुत लंबी कहानी है, बट मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस हुआ, इसमें दो व्यक्ति शामिल थे। सबसे पहला खुदीराम बोस, खुदीराम बोस। दूसरा प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी। ये क्या किए, ये 30 अप्रैल 1908 को, 30 अप्रैल 1908 को ये लोग गए और बॉम्ब फेंक दिए किंग्स फोर्ट पे। थ्रू बॉम्ब एट किंग्स फोर्ट, थ्रू बॉम्ब एट किंग्स फोर्ट। अब किंग्स फोर्ट कौन थे, किंग्स फोर्ट वो थे, वो जज थे वहां के। तो ये लोग का इंटेंशन ये था कि हम लोग जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग जो रिवॉल्यूशनरी हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, हम लोगों के अगेंस्ट ये जो जज है, ये बहुत अनाप शनाप जजमेंट पास करता है, तो चलो आज इसको उड़ा देते हैं। तो ये लोग गए और उनके बग्गी पे बॉम्ब फेंक दिए। वो उस टाइम थे नहीं, किनको लग गया वो सब अलग कहानी है, बट इन लोगों का प्लानिंग ये था। और ये लोग गए और इनको लगा जिस बग्गी पे इन्होंने फेंकना था, इन्होंने किंग्स फोर्ट के बग्गी पे इन्होंने 30 अप्रैल 1908 को ये जाके फेंक दिए। 30 अप्रैल 1908 को ये लोग जाके फेंक दिए। लेकिन फेंके गए तो भैया पकड़े जाओगे। तो प्रफुल्ल चाकी वहां से एस्केप कर गया, प्रफुल्ल चाकी एस्केप कर गया। लेकिन खुदीराम बोस अपने आप को यूं समझो सरेंडर कर दिया, या सरेंडर तो नहीं कह सकते हैं, बट ये अपने आप को, क्योंकि ये एक्टिव रहे उसके बाद भी कई सारे रिवॉल्यूशन में, तो इन्हें डिटेन कर लिया गया था। तो इन्हें डिटेन कर लिया गया था, तो इन्हें फांसी का सजा सुना दिया गया था। और ये ब्रिटिशर्स के द्वारा, मतलब ब्रिटिशर्स अपने इतिहास में, अपने रिकॉर्ड बुक में लिखते हैं कि ही वॉज द यंगेस्ट टू बी हैंग्ड बाई एनी ब्रिटिशर्स। खुदीराम बोस वाज यंगेस्ट टू बी हैंग्ड बाय एनी ब्रिटिशर्स। और इन्हें कब हैंग किया गया था, तो एक डेट है कि 11 अगस्त 1908 को। इनका ट्रायल चला काफी टाइम, इनका ट्रायल चला 3-4 महीने, फिर इन्हें 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस वाज हैंग। एंड अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स रिकॉर्ड बुक, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स रिकॉर्ड बुक, खुदीराम बोस जो थे, ही वाज द यंगेस्ट टू बी हैंग्ड बाय एनी ब्रिटिशर। सबसे यंगेस्ट, उनसे यंग कोई नहीं था। जब, मतलब जब उन्हें हैंग किया गया था, तब उनसे यंग कोई नहीं था। ही वॉज द यंगेस्ट टू बी हैंग्ड। कौन यंगेस्ट थे, खुदीराम बोस, राइट। सो ही वॉज द यंगेस्ट टू बी हैंग्ड बाय एनी ब्रिटिशर्स। सो 1908 का ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 1909। सो 1909 आज हम लोग ये लास्ट रखेंगे, काफी नहीं तो ये क्लास काफी लंबा हो जाएगा। सो 1909 आज का ये लास्ट रहेगा। सो लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। तो सबसे पहले 1909 का में बहुत सारा चीज़, असैसिनेशन हुआ था, नासी कॉन्स्पिरेसी केस है, मॉरलो मिंटो रिफॉर्म है, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोला जाता है। सो कई सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है। तो एज यूजुअल पहली बार सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस देख लेते हैं। तो 1909 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, ये हुआ था आपका लाहौर में।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे? याद रखना जरूरी है क्योंकि 1909 में ही आपको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वगैरह सब कुछ हुआ था। तो जैसे ही कोई भी कांग्रेस का सेशन पढ़ेंगे उसके वेन्यू के साथ उनके प्रेसिडेंट को भी ध्यान में रखेंगे। 1909 के जो प्रेसिडेंट थे ये इनका नाम था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मदन मोहन मालवीय। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कोई भी कांग्रेस सेशन होता है तो इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये था कि इन्होंने कांग्रेस ने, क्योंकि तब तक क्या हुआ था ना कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसे हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोलते हैं, तब तक इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पास हो चुका था। तो क्योंकि तब तक पास हो चुका था और पास होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन आया, क्योंकि आपको पता अगर हो एक ये डेट, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था ये अमूमन एंड ऑफ द ईयर आता था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ एंड ऑफ द ईयर आता था, और ये तो आपको मॉर्ले मिंटो एक्ट, जिसे आप लोग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी बोलते हैं, ये पास हो चुका था तब तक। इस कांग्रेस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपोज किया। किस चीज को अपोज किया? किस चीज को अपोज किया? उस चीज को अपोज किया जो एक्ट पास हो चुका था। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। सो इंडियन काउंसिल एक्ट जो था अपना 1909 में जो पास हो गया था, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपोज किया। कब अपोज किया? जो लाहौर के 1909 के सेशन में हुआ था उसको अपोज किया था। ठीक है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को अपोज कर दिया। ठीक है। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट जिन्हें मार्लो मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, ये पास भी तो 1909 में हुआ था। हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। एक मिनट। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, या इसे इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या इसे इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं। अब कोई भी एक्ट होता है तो उसमें तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि उस एक्ट में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा, कोई ना कोई रिफॉर्म तो ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से वो लाइमलाइट में था। राइट। तो सबसे पहली बात, क्योंकि इंडियंस का हमेशा गिला शिकवा रहता था ब्रिटिशर्स के साथ कि हमारा गवर्नेंस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, या पार्टिसिपेशन होता भी है तो न के बराबर होता है। तो जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जब आया था, तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया कि जो इंडियंस का पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस में, इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस में, उस चीज को इंक्रीज कर दिया। किस एक्ट के तहत? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत। ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इंक्रीज द पार्टिसिपेशन इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस। और किस चीज में पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया? तो इन द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ऑलराइट। तो सबसे पहली चीज क्या था कि इन्होंने इंक्रीज कर दिया कि गवर्नेंस में इंडियंस का जो भागीदारी है उस चीज को हम लोग इंक्रीज कर देते, क्योंकि जो इंडियंस थे उनका यही कंप्लेन होता था कि आप जो रूल कर रहे हो, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस बॉडी है, उसमें हमारा कुछ योगदान ही नहीं है और आप हम पे रूल कर रहे हो, तो हमें भी तो हमारी भागीदारी चाहिए। तो चलो उस चीज को उन्होंने एड्रेस किया, उनके पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर दिया। दूसरा चीज क्या था? ये एक ब्रिटिश की चाल थी। दूसरा चीज जो उन्होंने किया, इसको बाद में अनल भी किया गया, नलीफाई भी किया गया, लेकिन क्योंकि ये शुरू से चाहते थे कि क्या बोलते हैं कि ये लोग मुस्लिम एंड हिंदू ये कभी यूनिफाई नहीं रहे। ये लोग क्या करते थे कि ये चाहते थे कि ये लोग यूनिफाई नहीं रहे, तो इन्होंने एक सेपरेट इलेक्ट्रोट ला दिया। ये हमेशा से मुस्लिम को बोलते थे कि तुम्हारे साथ प्रचार किया जा रहा है, यू पीपल आर द सप्रेस्ड वन, ये हिंदू मेजोरिटी नेशन है। इसलिए दिखाने के लिए कि हम लोग तुम्हारे साथ सिंपैथी रखते हैं मुस्लिम के साथ, इन्होंने क्या किया? चाल चला। इन्होंने इस एक्ट में, इस रिफॉर्म में, इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्ट्रोट ला दिया। सेपरेट इलेक्ट्रोट फॉर मुस्लिम। मतलब कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, तो उसे सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि मुस्लिम को भी रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे कई सारे प्रोविंशियल इलेक्शन होते थे तो उसमें भी मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन इंडियंस देते थे खुद से, बट उनके दिमाग में इस तरीके से भरा गया क्योंकि उससे पहले तब तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आ चुका था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कॉन्फिडेंस में लेके ये लोग बोले कि तुम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड करो मुस्लिम के लिए, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा इन लोगों को प्रपोज करवाया इस चीज को, और खुद अप्रूव करके इस रिफॉर्म में इस चीज को शामिल कर दिया। इससे क्या हुआ? हिंदू एंड मुस्लिम में जो यूनिफिकेशन था, ये चीजें धीरे धीरे
डिवाइड होने लगा, उन लोगों में फूट आ गया। पहली बार इन्होंने क्या किया कि सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम को अप्रूव कर दिया। अब इससे पहले देख लेते हैं कि ये जो डिमांड था सेपरेट इलेक्ट्रोड का, ये मुस्लिम लीग के द्वारा ब्रिटिशर्स दिलवाए थे। तो ये कब दिलवाए थे ये डिमांड, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थे, क्योंकि 1909 में तो अप्रूव हुआ, तो 1908 के अमृतसर सेशन में, अमृतसर सेशन में 1908 के अमृतसर सेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ब्रिटिशर्स के कहने पे बोला कि हमें एक सेपरेट इलेक्ट्रोड मुस्लिम के लिए चाहिए। और ब्रिटिशर्स ऐसा चाहते थे कि कोई मुस्लिम माइनॉरिटी की तरफ से ये प्रपोजल हमें मिले ताकि हम इस चीज को अच्छे से पारित कर सके। तो उन्होंने अगली बार जब एक्ट बना उसके अगले साल, तो इन्होंने इस चीज को पारित कर दिया, लागू कर दिया। राइट। तीसरा एक इंपॉर्टेंट 1909 में हुआ था गांधी जी से रिलेटेड, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड किसी भी ईयर में होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया गांधी जी भले ही 1915 में इंडिया वापस आए 9 जनवरी 1915, बट बीच में वो कुछ भी करते थे सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो 1909 में वो एक चीज किए, वो था कि गांधी जी, एक मिनट, हिंद स्वराज नामक, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज नामक ये जो था, गांधी जी एक बुक लिखे जिसका नाम था हिंद स्वराज। सो गांधी जी रोट, गांधी जी रोट हिंद स्वराज, ये भी 1909 में उन लोगों ने लिख दिया था। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड बता दिया, दूसरा मॉडल रिफॉर्म से रिलेटेड बता दिया कि इससे रिलेटेड क्या था। और 1909 में एक और था, मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में कर दे रहा हूँ, यहाँ यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप इसे यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। सो 1909 में अपार्ट फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मॉडल रिफॉर्म और गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखा, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट हुआ था, आपने एक नाम सुना होगा सर, ये नाम आप जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे ये नाम आपको दिखेगा, ये नाम आप सुनेंगे, इस नाम को आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। वो नाम था मदन लाल ढींगरा। ये मदन लाल ढींगरा, ये नाम आप जरूर सुनेंगे। ये नाम था मदन लाल ढींगरा। ये मदन लाल ढींगरा वो थे जिन्होंने पहली बार लंदन में जाके कर्नल वाइले को मार दिया था। और आप यूं समझो कि जैसे सरदार उधम सिंह ने जाके 1942 या 3 में उन्होंने ही वो भी लंदन में जाके माइकल डायर को उन्होंने मारा था। तो उनका इंस्पिरेशन जो है, उनका इंस्पिरेशन सरदार उधम सिंह का इंस्पिरेशन जो है वो मदन लाल ढींगरा से ही मिला है। क्योंकि इन्होंने 1 जुलाई 1909 को क्या किया था, कर्नल वाइले जो लंदन में बैठे तो वहां जाके उनका असैसिनेशन कर दिया। अब कर्नल वाइले कौन थे उनको अभी मैं थोड़ा आपको बता दूंगा। सो मदन लाल ढींगरा, ये 1 जुलाई 1909 को, 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा असैसिनेटेड। किनको असैसिनेट किया? कर्जन वाइले, कर्जन कर्जन वाइले। कहाँ पे असैसिनेट किया? लंदन में। लंदन में जाके इन्होंने, मदन लाल ढींगरा ने लंदन में जाके 1 जुलाई 1909 को मार दिया। किनको मार दिया? कर्जन वाइले को मार दिया था। राइट। तो आप ये डेट एंड ये नाम और किनको मारा था ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा 1909 में एक और इंपॉर्टेंट केस हुआ था जिसका नाम था नासिक कंस्पिरेसी केस। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, देखिए एग्जाम में नासिक कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड ऐसे आता है कि जनरली आपको ईयर पूछ लिया जाता है। अभी तक जो मैं देखा हूँ पैटर्न एग्जाम्स का, कि ये अगर नासिक कॉन्स्पिरेसी केस आता है तो या तो ये टॉपिक या तो आपको किसी मैच द फॉलोइंग में दिख जाएगा, या किसी 3-4 स्टेटमेंट है तो उसी किसी एक स्टेटमेंट में दिख जाएगा। एंड बेसिकली ये ईयर पूछते हैं, इससे ज्यादा कुछ पूछते नहीं है, ये सिर्फ ईयर पूछते हैं। लेकिन ये मैं बता दे रहा हूँ कि नासिक कॉन्स्पिरेसी केस था क्या। तो एक आप डेट याद रख लें, डेट यह है 21 दिसंबर 1909। 21 दिसंबर 1909। एक 18 साल के स्टूडेंट थे, एक 18 साल के स्टूडेंट थे, वो क्या किए, एक नासिक के मजिस्ट्रेट हुआ करते थे जिनका नाम था जैक्सन। नासिक के मजिस्ट्रेट हुआ करते थे जिनका नाम था जैक्सन, और उन्हें लोग पॉपुलरली पंडित जैक्सन बोलते थे, मतलब प्यार से, क्योंकि वो फेमस थे, मजिस्ट्रेट थे नासिक के और वहां पे काफी फेमस थे, इसलिए उन्हें लोग पंडित जैक्सन भी बोलते थे। तो वो क्या किए कि नासिक कॉन्स्पिरेसी केस क्या होता है, तो 18 साल का स्टूडेंट जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हरे, वो क्या किए कि वो जैक्सन जो वहां के मजिस्ट्रेट थे उन्हें जाके शूट कर दिया। तो वो नाच, और बाद में उन्हें सजा हो गई। तो 21 दिसंबर 1909 को एक 18 साल का युवक जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण, ये मराठी थे, कन्हरे, अनंत लक्ष्मण कन्हरे, ये 18 साल के मात्र थे। मात्र 18 साल में इतना गट्स था इनके पास
कि ये गए और वहां के इनको गोली मारा, मजिस्ट्रेट थे नासिक के। ही शॉट एंड किल्ड अनंत लक्ष्मण कन्हरे, शॉट एंड किल्ड जैक्सन। ये जैक्सन कौन है? ये जैक्सन कौन है? मजिस्ट्रेट है नासिक, कहाँ का? नासिक का। इसलिए नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक, मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक। नासिक के जो मजिस्ट्रेट है जैक्सन, जिन्हें पॉपुलरली पंडित जैक्सन भी बोला जाता है, पंडित जैक्सन भी बोला जाता है। 18 साल का एक युवा जिनका नाम है अनंत लक्ष्मण कन्हरे, ये 21 दिसंबर 1909 को 21 दिसंबर 1909 को उन्हें गोली मार के उनकी हत्या कर देते हैं। किनकी? जैक्सन की। जो जैक्सन कौन थे? जैक्सन वही थे जो नासिक के मजिस्ट्रेट थे। सो 1909 को मैं अगर समराइज कर दूं, एक बार में समराइज कर देता हूं। सो जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन की बात करें तो लाहौर में ये सेशन हुआ था। इनको प्रिजाइड किया था मदन मोहन मालवीय ने, राइट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो बन चुका था उस चीज को अपोज किया था, ठीक है। अब ये अपोज किया था तो ये जरूर कुछ ना कुछ इनके हित में नहीं होगा। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिन्हें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, ये है क्या? तो ये है। और मिंटो कौन है? तो मिंटो उस वक्त के जो थे, ये वायसराय हुआ करते थे, गवर्नर जनरल कह लो, वायसराय कर लो। लॉर्ड मिंटो 1909 में वायसराय थे इंडिया के, ठीक है। तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो इनको जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने सेशन में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को अपोज किया, तो समझ लेते हैं ये है क्या। तो सबसे पहला चीज इस रिफॉर्म में ये हुआ था कि इंडियंस के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर दिया गया गवर्नेंस में। इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन था उनके गवर्नेंस में ब्रिटिश इंडिया में, उसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव है। लेकिन दूसरा एट द सेम टाइम इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1909 से पहले 1908 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इन्होंने ये कहा कि 1908 के अमृतसर सेशन में मुस्लिम लीग को उकसाया, बोला कि यू पीपल बेटर डिमांड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम बिकॉज यू गाइस आर द माइनॉरिटी। तो जब आप किसी को बोलोगे कि यू गाइस आर द माइनॉरिटी, यू बेटर डिमांड दिस, और उन्हें उसमें लगा मुस्लिम लीग को कि यस दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ अस, तो इन लोगों ने इस चीज को प्रपोज कर दिया। कहाँ प्रपोज किया? तो 1908 के अमृतसर सेशन में, राइट। अब 1908 के अमृतसर सेशन में मुस्लिम लीग ने जब इस चीज को प्रपोज किया, तब 1909 में ब्रिटिशर्स को एक मौका मिल गया कि इस चीज को पारित कर सके। किस चीज को? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। इस चीज को पारित कर दिया। ये चीज हो गया निगेटिव, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम के यूनिफिकेशन को डिवाइड कर रहा था। ये चीज हो गया निगेटिव। और जब ये चीज निगेटिव हो गया, तब इसी चीज का अपोज हुआ था। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ लाहौर में, तो उस चीज को इन लोगों ने मिलकर अपोज किया। 1909 में गांधी जी से रिलेटेड और क्या? तो गांधी जी ने एक और मैगजीन कह लो, न्यूज़पेपर कर लो या बुक कह लो, हिंद स्वराज नामक की किताब उन्होंने लिखा था, वो भी 1909 में। इसके अलावा मदन लाल ढींगरा 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में जाके कर्नल वाइली को 1 जुलाई 1909 को ही जस्ट असैसिनेटेड हिम, जस्ट ही किल्ड हिम। ओके, मदन लाल ढींगरा असैसिनेटेड कर्नल वाइली इन लंदन। डेट था 1 जुलाई 1909। ये मदन लाल ढींगरा यही वही व्यक्ति है जो सरदार उधम सिंह के इंस्पिरेशन हुआ करते थे, क्योंकि सरदार उधम सिंह को लगा कि मदन लाल ढींगरा जब वहां पे जाके मार सकता है तो व्हाई नॉट मी। सो ही वाज द इंस्पिरेशन टू whom? ही वाज द इंस्पिरेशन टू उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस की बात कर लेते हैं, तो ये अक्सर आपसे ईयर पूछ लिया जाएगा। टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं डेट भी बता दिया हूँ। 21 दिसंबर 1909 को एक 18 साल का युवा, जिनका नाम मराठी युवा, जिसका नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हरे, वो नासिक का निवासी था और नासिक के एक मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, जिन्हें पंडित जैक्सन भी बोला जाता था। वो उस एरिया के मजिस्ट्रेट को ही जस्ट शॉट एंड किल्ड हिम ऑन 21 दिसंबर 1909। आई होप इट इज क्लियर। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वो आज मैं 1915 तक कवर करना था, बट हो नहीं पाएगा, लेंदी हो जाएगा काफी क्लास। सो आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।